हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग हमारे इनडायरेक्ट मेथड का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज इल्लू 7। ठीक है, जो आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 7 है वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी पलटी मारेगा आपका ये पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ी सी दिक्कत देने लग जाए तो उससे बेटर है कि आप मेरी कुछ बातें समझ के ले लो। अभी तक हमने एक इनडायरेक्ट मेथड का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जहां पे हमको सारे ट्रांजैक्शन एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिए गए थे। ओके, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है वो दे दिया गया था, फिर हमने इन्वेस्टमेंट परचेस करी है वो दे दिया था, फिक्स असेट परचेस करी थी वो दे दिया है। लेकिन अब से क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन देने का उनका तरीका यहां से बदलने वाला है। ओके, तो आप लोग फोकस रहना। ये पहला प्रॉब्लम रहेगा हमारे मेन वैरायटी का। ओके, जो इनडायरेक्ट मेथड के मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो उस वैरायटी का ये फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगा। तो आपने पूरा गौर से मुझे सुनना, समझना। एक बार दिमाग में बैठ गई चीजें तो ये दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगी। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इल्लू 7, द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर्स एंडेड 31st March 11 and 10 were summarized as follow। तो बेटा आपको दी गई है बैलेंस शीट। मुझे एक बात बताओ, आपको बनाना क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दे क्या रहा है बताना बंदा? बैलेंस शीट दे रहा है। ओके, तो फिर भी हम लोग समझ के लेते कुछ बातें। अब बैलेंस शीट में 2 साल के फिगर्स आपको दिए गए हैं, एक 2011 और एक 2010। इक्विटी शेयर कैपिटल 2011 में थी 60,000 और 2010 में थी 50,000। ओके, तो बच्चों ये जब ऐसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो योर इंटरप्रिटेशन प्लेज अ वाइटल रोल। ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करेगा। कैसे? आप मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 2010 में कितनी थी? 50,000। 2011 में कितनी हो गई? 60,000। तो बेटा आपको नहीं लग रहा कि कंपनी ने शेयर्स इशू करे होंगे तब जाके 10,000 से उनका कैपिटल बढ़ा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हम लोग यहां से निकाल पाए, वो क्या? हम लोग निकाल पाए कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ है। कितने का हुआ है? 10,000 का हुआ है। तो आप मुझे बताना, अगर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा है 10,000 का, तो आपको नहीं लग रहा इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? तो जवाब है साहब इनफ्लो होगा। ओके, उसके बाद यहां पे दिया है रिजर्व्स। ओके, यहां पे क्या दिया है? रिजर्व्स। और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 5,000 एंड 4,000। अब मेरी बात आप दिमाग में फिट कर लो, लगा तो नोट करना है तो नोट कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिख रहा है और नीचे क्वेश्चन में कहीं तो प्रॉफिट का अगर फिगर दिया है, व्हाट आई एम टेलिंग, अगर आपको बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिख रहे हैं, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, और अगर तुमको नीचे क्वेश्चन में प्रॉफिट का फिगर दिया है तो वो रिजर्व को मारो गोली। बात समझ में आ रही है? वो रिजर्व को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नोट करना है तो आप कहीं पे कर सकते हो। क्या? whenever in the balance sheet you have been given with any reserve, but in the same time in question you have been provided with what? Profit का figure, then don't consider that reserve। तब हमने वो रिजर्व का हमने कंसीडर नहीं करना है। आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट का फिगर दिखे और बैलेंस शीट में रिजर्व हो तो उस रिजर्व को कंसीडर मत करना। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती है बच्चों जो आगे चल के तकलीफ में डाल सकती है, तो मैं वो सब बातों को पहले ही टैकल करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो नीचे प्रॉफिट दिखा और ऊपर रिजर्व है बैलेंस शीट में, रिजर्व को मारो गोली, कोई तान नहीं लेगा। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जहां प्रॉफिट का फिगर आपको नहीं दिया रहेगा, तो वहां पे कैसे डील करना रिजर्व से मैं वहां पे जरूर बताऊंगा, बट अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। बेटा मेरे को एक बात बताओ, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। और तुमको अगर याद हो तो जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक पार्ट में हम लोग जरूर डालते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस। ओके, तो ये जो करंट लायबिलिटीज है इसका यूज वहां पे आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 2010 में थे 2500, जो कि 2011 में हो गए 4000। तो आपको नहीं लग रहा देयर इज इंक्रीज इन ट्रेड पेबल? देखो मैं जब आपको इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बता रहा था तब मैंने आपको बता दिया था, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट है तो वो इनफ्लो मानना, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो वो आउटफ्लो मानना, इंक्रीज इन करंट एसेट है तो वो आउटफ्लो मानेंगे, और इंक्रीज इन लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है तो उसको इनफ्लो मानना। तो अगर यहाँ तुम्हारे करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, क्योंकि ट्रेड पेबल इज करंट लायबिलिटी, वो 2500 से 4000 हो रहा, इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा। तो वो अगर इंक्रीज हुआ नहीं हुआ तो आप उसको क्या मानेंगे, इनफ्लो मानेंगे, बट कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, उसके बाद टैक्सेशन। अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर हियर। अब ये मांझा क्या होता है प्लीज इसी प्रॉब्लम में समझ लो। अब ये टैक्सेशन एक बार अब आपका पीछे लग जाएगा तो अब ये आखिरी तक आपका पीछा छोड़ने नहीं वाला। ओके, तो प्लीज आप लोग एक चीज मेरी समझ के लेना। देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है और यहाँ पे लेट से लायबिलिटी साइड आपकी चल रही है, ओके, तो लायबिलिटीज में जब भी आपको यहाँ पे टैक्सेशन दिखाई दे, ओके, जब भी यहाँ पे टैक्सेशन दिखाई देता है तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होगा, इस टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना ये होती है टैक्स की प्रोविजन, या मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस। ओके, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होता है, बैलेंस। और अगर ये बिगिनिंग का अमाउंट होगा तो ये प्रोविजन बैलेंस एट द बिगिनिंग और ये प्रोविजन बैलेंस एट द एंड बनेगा। हमेशा याद रखो बैलेंस शीट में जो टैक्सेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। और यहाँ का अगर फिगर है तो वो प्रोविजन का बैलेंस एट द बिगिनिंग होगा और यहाँ का बैलेंस होगा प्रोविजन एट द एंड। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब सवाल ये उठता कि सर इसका हमको करना क्या है, तो बेटा करना कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप नेट प्रॉफिट लेते हो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वो कौन सा नेट प्रॉफिट लिया जाता है, तो वो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। और बिफोर टैक्स का मतलब क्या है, प्रोविजन के पहले का टैक्स लेते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में निकाला था ऐड करके। दिया है तब तो कोई तार नहीं, लेकिन इसमें एक चीज और आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, वो क्या, हमको टैक्सेस पेड चाहिए रहता है। क्यों टैक्सेस पेड लगता है हमको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट आइटम हमारा क्या होता है, टैक्सेस पेड। बात समझ के लेना, तो वो पेड निकालना भी आपको पड़ सकता है। एक आधी बार क्वेश्चन में दे दिया जाएगा बट कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, तब आपको खुद को उसको निकालना पड़ता। इज दैट क्लियर? तो बच्चों हमेशा ये चीज याद रखना। ओके, उसके बाद आगे क्या क्या डिटेल भी देखते हैं। तो यहाँ जो टैक्सेशन दिया है बच्चों, तो ये बैलेंस या मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स है। ओके, बिगिनिंग की प्रोविजन है और एंड की प्रोविजन है। उसके बाद डिविडेंड पेबल, मतलब डिविडेंड देना बाकी था। 2010 में 1000 रुपीस देने बाकी थे और 2011 में 2000 देने बाकी थे। ओके, मतलब ये क्या हो गया, डिविडेंड पेबल हो गया। क्लियर है सबको? उसके बाद नीचे फिक्स असेट है WDV। WDV का मतलब आपको समझ रहा होगा, ये डेप्रिसिएशन काट कुटा के इतनी फिक्स असेट है। कितनी है, प्रीमाइसेस है 10,000 10,000। तो बेटा प्रीमाइसेस में चेंज नहीं हुआ, पहले भी 10,000 थी, बाद में भी कितनी है, 10,000 ही है। ओके, उसके बाद फिक्सचर पहले था 11,
बाद में हुआ 17,000। तो आप बोलेंगे सर 6000 से फिक्सचर बढ़ा, तो सर 6000 से आपने एडिशन किया, ऐसा है क्या? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? नीचे एडजस्टमेंट है, डिस्कस डिटेल में करेंगे। व्हीकल्स 8000 पहले थी, बाद में भी 12500। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो सर 4500 से बढ़ा तो हमने परचेस की होगी, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, बिकॉज हियर देयर इज आल्सो व्हाट सम एडजस्टमेंट। उसके बाद व्हीकल्स तो हो गया, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात याद दिलाओ, कल मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी बता रहा था, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, that will be regarded as your what cash and cash equivalent। तो आप ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले 1000 थी बाद में 2000 हो गई तो हमने परचेस किए इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो बच्चों, आप लोग इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड में ऐड बैक कर दोगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है बताना, कैश इक्विवेलेंट है। आई होप सबको समझा होगा। उसके बाद करंट असेट भी है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो बेटा करंट असेट के लिए एक ही चीज याद रखना मेरी, क्या? कौन सी चीज याद रखेंगे? अगर तुम्हारी करंट असेट इंक्रीज हो रही है तो फिर आउटफ्लो मानने का, और डिक्रीज हो रही है तो इनफ्लो मानेंगे, ये हमेशा याद रखना। और बैंक एंड कैश बोले तो ये तो तुम्हारा क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, ओके। लेकिन ये बैंक और कैश में वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के भी फिगर ऐड करना, क्योंकि वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ऐसे तरीके से हम लोग इस बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करते हैं, ओके। बट नीचे कुछ और आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिस्क्लोज, वहां पे दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अरे 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 आपका काम बन गया, कौन सा काम बन गया? हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगता है, काय के लिए लगता है? आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला आइटम हम लोग क्या डालते बताना, हम लोग तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही डालते हैं, और उसने ऑलरेडी वहां पे ये दे दिया है, ओके। अब यहां पे आया है टैक्सेशन। मैंने आपको तब भी बताया जो प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स आता वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। वो क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आप बोलेंगे सर अब एक चीज दिमाग के ऊपर जाए, बैलेंस शीट में भी हमको टैक्सेशन दिखा, तो सर आप बोल रहे हो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता, सर पीएनएल में भी टैक्सेशन दिख रहा, तो आप बोल रहे हो कि ये प्रोविजन होती। तो हमको इससे करना क्या है? तो बच्चों दिमाग दौड़ाओ, आपके पास में आप पीछे तक देख लेना प्रॉब्लम को, you don't have the figure of taxes paid, टैक्स पेड की हमारे पास कोई फिगर नहीं है, ओके। तो सवाल है क्या हम लोग ये बैलेंस शीट में जो यहाँ प्रोविजन दी है ओपनिंग क्लोजिंग प्लस करंट ईयर की जो प्रोविजन दी है, क्या इससे टैक्सेस पेड फाइंड आउट किया जा सकता है क्या? तो जवाब है हाँ। कैसे? हाँ सुन के लेना। अब बच्चों ये अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाता हूं, ये मेरा कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है, ओके। मुझे बताना आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ओपनिंग प्रोविजन कितनी है? तो ओपनिंग प्रोविजन है हमारी 1000 रुपीस की, ओके। अब प्रोविजन लायबिलिटीज का पार्ट है, तो इसको कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसकी ओपनिंग प्रोविजन कितनी है बताना, 1000। ये ओपनिंग प्रोविजन 1000 को कैसे इंटरप्रेट करोगे? हम बोलेंगे साहब शायद हमको 1000 रुपीस टैक्स का पे करना पड़ सकता है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है 1000 पे करना पड़ जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले बोला। और सेकेंडली अगर बोलूं तो आपकी क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है? एंड में प्रोविजन है 1500, मतलब हम बोल रहे हैं बिगिनिंग में कि शायद 1000 रुपए पे करना पड़ सकता, और एंड में बोल रहे अब शायद 1500 पे करना बाकी होगा। शायद इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज इट इज नथिंग बट द प्रोविजन। और करंट ईयर में आपने कितनी प्रोविजन बनाई? तो करंट ईयर की प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में मिलती है, तो करंट ईयर की प्रोविजन कितनी है? 1500।
और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, तो बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू होती है प्रोविजन। तो मुझे एक बात बताना है, आपका प्रोविजन डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है बताना, क्रेडिट होगा। तो आप क्या करोगे, ये प्रोविजन फॉर टैक्स में 1500 का यहाँ पे क्रेडिट डाल दोगे, 1500 का यहाँ पे क्रेडिट डाल दोगे। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने बिगिनिंग में बोला 1000 का टैक्स पेबल हो सकता, फिर हमने और नई प्रोविजन बनाई और हमने बोला कि शायद अब और हमको 1500 देने पड़ सकते हैं। तो मतलब टोटल कितने देने पड़ सकते हैं, 2500। लेकिन अब एंड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब शायद हमको सिर्फ 1500 ही पे करना पड़ेगा। ये जादू कैसे हुआ, पहले आप बोल रहे थे आपको दोनों मिला के 2500 पेबल था और लास्ट में आप बोल रहे हो सिर्फ 1500 ही पे करना है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि ये 2500 से 1500 पे आप किसकी वजह से आए, क्योंकि आपने कोई टैक्स पेड किया होगा। देखो यहाँ पे हमारा पेबल नजर आ रहा है 2500, बिगिनिंग का और करंट ईयर का प्रोविजन मिला के हमको कितना पेबल आ रहा है, 2500 आ रहा। और हम क्लोजिंग में बोल रहे हैं अब तो हमको सिर्फ 1500 पे करना है, 1500 पे करना है। तो इसका सीधे सीधे मीनिंग पे अगर मैं बात बताऊं आपको तो एक ही मतलब निकलता, 1000 रुपए आपने पे कर चुके होंगे, वो पे करने की वजह से तो यहाँ पे बैलेंस कितना दिख रहा है, 1500 दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपने 1000 रुपीज यहाँ पे पेड किए होंगे। अरे बात समझे कि नहीं समझे, तो आप बोलेंगे सर समझ तो गया 1000 रुपए पेड करे होंगे, बट अब क्या, तो बेटा अब क्या, इसको उठाओ और इस पेड को डालना आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बात समझो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको टैक्सेस पेड की फिगर लगती, वो पेड की फिगर इस प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट से निकल के आएगी। देखो इतना खेलना पड़ेगा, इतना आपको माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें से टैक्सेशन, वो टैक्सेशन बोले तो क्या हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, तो वो माइनस कर दिया तो मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 3000। उसमें से भी डिक्लेयर किया था डिविडेंड 2000 का। ओके, 2000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो रिटेन प्रॉफिट बचा 1000। अब बच्चों ये डिक्लेयर्ड डिविडेंड में भी एक प्रॉब्लम आती। कैसे प्रॉब्लम आती, अगर तुम बैलेंस शीट ध्यान से देखोगे तो वहां पे डिविडेंड पेबल नजर आ रहा था। ओके, तो मैं क्या करता हूं, 2 मिनट के लिए उसका भी अकाउंट बना लेता हूं, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल। अब मैंने क्या कर लिया, इसका भी अकाउंट यहां पे प्रिपेयर कर लिया। अब आप मुझे बताना है बैलेंस शीट देख के बिगिनिंग में आपको कितना डिविडेंड देना बाकी था, तो आप बोलेंगे सर 1000 रुपए देने बाकी थे। तो बेटा पेबल है ना, लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा कहां पे आती है, क्रेडिट में आएगी। ओके, तो 1000 रुपीस उसको बिगिनिंग में पेबल थे, ठीक है। फिर करंट ईयर में आपने प्रोविजन करी, मतलब और डिविडेंड पेबल बताया। करंट ईयर का कहां से समझ में आता है, नीचे से। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो डिक्लेयर किया है आपने डिविडेंड कितने का, 2000 का डिक्लेयर किया है। फर्दर पहले का 1000 देना है और आपने 2000 डिक्लेयर किया, तो ये 2000 कहां पे जाएगा बताना, यहाँ पे क्रेडिट में चला जाएगा। तो टोटल डिविडेंड आपको कितना देना बाकी था, 3000 का डिविडेंड देना बाकी था। ये देखो यहाँ पे हम बोलेंगे 3000 का डिविडेंड आपको क्या था, पेबल था। लेकिन 2011 के एंड तक आपको कितना देना बाकी दिखाई दे रहा है, तो आपको तो सिर्फ 2000 देना बाकी दिखाई दे रहा है। ओनली 2000 इज लुकिंग एट पेबल साइड, तो मतलब सिर्फ आपको अभी 2000 पेबल नजर आ रहा है। ये जादू कैसे चला, आपको पूरे साल भर में 3000 पेबल नजर आ रहा था, 3000 देना बाकी नजर आ रहा था, और एकदम से लास्ट में अब कितना पेबल नजर आ रहा है बताना, 2000। तो आपको नहीं लगता 1000 रुपए का डिविडेंड हमने पे किया होगा, 3000 पेबल था पहले पूरे साल भर में,
और एंड में कितना पेबल दिखाई दे रहा है 2000, तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि हमने डिविडेंड पे किया होगा। कितने का डिविडेंड पे किया होगा? 1000 रुपए का पे किया होगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो 1000 रुपए का आपने पे किया ना बच्चों, इट इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर डिविडेंड पेड। ये तुम्हारा क्या होगा? डिविडेंड पेड हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे जुगाड़ लगाया जाएगा। एक काम करना सब लोग, आप लोगों को आगे बहुत बार ये सब अकाउंट्स आने वाले हैं, मैं आपको स्पेसिमन निकाल के दे देता हूं। तो उसमें 3 आइटम आपको दिए रहते हैं, एक आइटम मिस होता है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है थ्रू आउट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर। और ये इधर ही नहीं, आगे एक सिंगल एंट्री चैप्टर आएगा, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो वहां पे भी ये चीजें बड़ी काम में आएगी। तो मैं जैसे स्पेसिमन बता रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। आप स्पेसिमन लिखा के ले लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यहां पे लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे लिखेंगे प्रोविजन एट बिगिनिंग। यहां पे आएगा प्रोविजन एट द बिगिनिंग। ओके, क्लोजिंग प्रोविजन यहां पे आती है टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो, क्योंकि प्रोविजन बोले तो लायबिलिटी होता, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता, इसके लिए बिगिनिंग की प्रोविजन यहां पे और क्लोजिंग प्रोविजन यहां पे जाएगी। ओके, यहां पे लिख देना क्लोजिंग प्रोविजन। ओके, फिर आपकी करंट ईयर की प्रोविजन होती है, मतलब आपने टैक्स के लिए करंट ईयर में कोई प्रोविजन करी तो वो प्रोविजन आपकी यहां पे आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। ये जनरली कहां मिलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, तो यहां पे लिखना बाय पीएनएल अकाउंट, और ये क्या होती है? करंट ईयर की प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करंट ईयर का प्रोविजन बन जाएगा। आई होप सबको समझा होगा। अब ये नॉर्मली करंट ईयर की प्रोविजन कहां मिलती है वो भी लिख के रख लो। इसका ठिकाना कहां पे बताना? इसका ठिकाना है तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। ओके, ये कहां से मिलेगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में मिलेगी। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन कहां पे मिलती है? ये बैलेंस शीट से मिलती है। ये सब लिख के रखो, बाद में 1% की दिक्कत नहीं होगी आपको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और ये भी प्रोविजन कहां पे मिलेगी? बैलेंस शीट में मिलेगी। तो मैंने आपको सबका ठिकाना बता दिया। तो आपको अगर ऐसे 3 फिगर्स दिए गए हैं तो अल्टीमेटली यहां पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, ये मिलेगा टैक्सेस पेड का। कैसे? ओपनिंग की प्रोविजन है, करंट ईयर की प्रोविजन है और क्लोजिंग की प्रोविजन है। तो बचा हुआ हमको क्या मिलने वाला है? कितना हमने टैक्स पे किया। तो यहाँ पे आपका आएगा टू बैंक। ओके, और ये क्या होता है? टैक्सेस पेड। ये होता है टैक्सेस पेड। ठीक है, और ये जनरली हमको कहां पे यूज में आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो बोल के हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो बच्चों, अगर ये स्पेसिमन आपके दिमाग में है तो आपको फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चे इसी में खेलते बैठते हैं। ओके, अब जितना मैंने पास्ट में देखा है बच्चों को, तो बच्चे लोग इसमें खेलते बैठते हैं। तो मैं सबसे पहले ही आपको इसका स्पेसिमन क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। ये अगर दिमाग में है तो 1% की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना है। ऐसे ही डिविडेंड पेएबल अकाउंट बना लेते हैं। डिविडेंड पेएबल अकाउंट। ओके, अब डिविडेंड पेएबल अकाउंट में बच्चों आपको एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा? मेरी बात सुन के लेना। अब डिविडेंड पेएबल भी आपको बैलेंस शीट में दिया जा सकता है। ओपनिंग प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, दैट कैन बी गिवन इनटू द प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना,
अगर आपका प्रोविजन है डिविडेंड का, तो आपको नहीं लगता कि वो ओपनिंग प्रोविजन है, तो हम ओपनिंग प्रोविजन हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे लिखना ओपनिंग प्रोविजन, या ऐसा लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये जनरली कहां से मिलेगा आपको? बैलेंस शीट से मिलेगा। ठीक है, ये हमको कहां से मिलता है? बैलेंस शीट से मिलेगा। वैसे ही करंट ईयर में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो उसका भी आपको डिविडेंड पे करना आ सकता है, तो वो भी आपको कहां पे डालोगे बताना, वो भी हम लोग यहीं पे क्रेडिट में ही डालेंगे, क्योंकि उसकी क्या एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो आप यहां पे लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, और यहां पे लिखना करंट ईयर डिविडेंड। ये करंट ईयर का डिविडेंड रहेगा, जो आपको नॉर्मली कहां से मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता है। ओके, और जो आपको लास्ट में पेबल आएगा, तो उसको यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिखा जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन बोल के उसको लिखा जाएगा यहां पे। ठीक है, और ये जनरली आपको कहां से मिलता है? ये मिलेगा आपको बैलेंस शीट से। अब आपने ओपनिंग प्रोविजन लिख दिया, करंट ईयर का कितना आने और कितना डिक्लेयर कर रहे हो वो आ गया, क्लोजिंग ऑफ द ईयर में कितना आपका आना चाहिए वो भी आपने डाल दिया, तो बचा हुआ जो फिगर रहेगा दैट विल बी ऑफ व्हाट? वो बचा हुआ फिगर रहेगा आपका डिविडेंड पेड का। ओके, वो डिविडेंड पेड यहां पे आएगा टू बैंक, और यहां पे लिख देंगे डिविडेंड पेड। और ये डिविडेंड पेड क्यों निकाला हमने? क्योंकि आपको भी पता होगा डिविडेंड पेड इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे ध्यान देना, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ना, तो वो निकालने के लिए हम लोग ये उठाने करते हैं, और ये डिविडेंड पेड कहां चला जाएगा? बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ओके, अब ये दो अकाउंट जो है, अब आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका पीछा करता रहेगा। तो अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर आगे कोई दिक्कत में नहीं आओगे। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, फटाफट इतना नोट सब कर लीजिए। तो कम बैक टू द प्रॉब्लम। अब आपको और एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज फिक्स असेट का एक्विजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो भाई फिक्स असेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या क्या दी गई है। तो बेटा फिक्सचर और व्हीकल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है, वहां पे दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 1000 रुपीस है और 2500 है। अब डेप्रिसिएशन आपको भी मालूम है कहां पे आता है, तो हम लोग उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर में ऐड बैक कर देंगे। ओके, और वैसे ही प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, 3-4 बातें देके रखी। हम क्या करते हैं? हम लोग वर्टिकली जाते हैं, तो वर्टिकली पहले फिक्सचर के बारे में बात करते हैं। देखो फिक्सचर पे डेप्रिसिएशन कितना आया हुआ है? 1000 रुपीस का डेप्रिसिएशन हुआ। मुझे एक बात आराम से देख के बताना, आपके बैलेंस शीट में जाओ, और जब बैलेंस शीट में जाओगे तो वहां पे असेट साइड में आपको फिक्सचर नजर आ रहा होगा। तो मुझे बताना फिक्सचर हमारे इस ईयर का कितना है, मतलब 2011 में कितना फिक्सचर है। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास तो फिक्सचर 17,000 का है। ओके, अब यहां पे ध्यान देना आपको, पर्टिकुलर्स फिक्सचर एंड दूसरी एसेट हमारे वहां पे कौन सी है? व्हीकल्स। ओके, मुझे एक बात बताओ, आपका करंट ईयर में क्लोजिंग में कितना WDV है फिक्सचर का? सिर्फ फिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखता हूं WDV इन 2011, तो वहां पे नजर आ रही है 17,000 की WDV, तो मैंने उठाया और 17,000 यहां पे फिक्सचर में डाल दिया। बट बेटा आपको एक बात पता होगी, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब
डेप्रिसिएशन काटने के बाद की अमाउंट कितनी बताना है, 17,000 है। ये बात समझ के लेना। तो मतलब ये जो 17,000 आया ये डेप्रिसिएशन काट कुटा के आया। ओके, तो मतलब डेप्रिसिएशन काटने के पहले कितना फिगर होगा असेट का, तो आप बोलेंगे सर 18,000 होगा। कैसे 18,000? 1000 का डेप्री काटा ना, तो काट के अपना WDV कितना आया 17,000, तो मतलब काटने के पहले कितना होगा 18,000 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन 1000 का। ओके, तो ये बन कितना रहा है यहाँ पे 18,000 बन रहा है। ये कितना बन रहा है बताना, 18,000 बन गया। तो आप बोलेंगे सर ये निकाल के आपको क्या मिला, तो मैं बोल रहा हूँ भाई डेप्रिसिएशन के पहले मेरा फिक्सचर कितना था 18,000 का था, लेकिन आपको वहां पे WDV भी देके रखी हुई है 2010 की। तो बताओ 2010 की आपकी WDV कितनी थी, तो वो थी 11,000 तुम्हारी WDV थी एट द बिगिनिंग। तो आपको नहीं लग रहा बिगिनिंग में 11,000 थे और डेप्रिसिएशन काटने के पहले तक 18,000 हो गया। बिफोर डेप्रिसिएशन आपका ये WDV कितना हो गया बताना, 18,000 हो गया। ठीक है, और बिगिनिंग में कितनी WDV थी, तो बिगिनिंग में 11,000 की WDV थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बिगिनिंग में 11 और डेप्रिसिएशन के पहले हो रहा है 18,000, तो इसका मतलब तुमने 7,000 का परचेस किया होगा फिक्स असेट। बात देखो समझ के लो, बहुत सीधा सा हिसाब है। 11,000 तुम्हारे बिगिनिंग में थे, 11,000 बिगिनिंग में थे, फिर तुमने अगर 7,000 का परचेस किया होगा तो जाके वो 18,000 हुआ होगा। ओके, 7,000 जब परचेस किया होगा तो जाके 18,000 हुआ होगा, और फिर तुमने उस पे 1,000 का डेप्री माइनस किया होगा, तब जाके वो WDV गई होगी कितने पे 17,000। अरे बात समझे कि नहीं समझे? हमको ये 11,000 दिया था, 17,000 दिया था। 17,000 क्या है, क्लोजिंग WDV है। 11,000 क्या है, बिगिनिंग की WDV है। ओके, तो हमको ये दिया और डेप्री दे दिया, तो बेटा हम लोग तो इतने होशियार है ही जिससे हम लोग ये परचेस निकाल लें। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर डाली। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता तो आप अकाउंट भी बना सकते हो। कैसे अकाउंट भी बना सकते हो, सुन के लो मेरी बात। ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिक्सचर का अकाउंट। ओके, दिस इज माय व्हाट, फिक्सचर अकाउंट। आपके पास ओपनिंग WDV है, कितनी ओपनिंग WDV 11,000। अब क्योंकि एसेट है तो ये तो आएगी डेबिट साइड में 11,000 की फिगर। क्लोजिंग WDV भी आपके पास में है, कितनी है 17,000, तो असेट का क्लोजिंग WDV यहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा 17,000। ठीक है, आपको डेप्री भी दिया है करंट ईयर का, कितना है 1,000। डेप्री की एंट्री क्या दी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, तो असेट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1,000। ओके, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, वैसे तो इतने में ही असेट अकाउंट टैली हो जाता है, बट अगर तुमने कुछ परचेस या सेल किया होगा तो वो टैली नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, इसकी टोटल आ रही है 18, इसकी टोटल है 18, यहाँ बैलेंस आ रहा है 7,000 का, और फिक्सचर में डेबिट में आ रहा है बैलेंस। मतलब असेट को जब डेबिट करते हैं तो असेट इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब तुमने असेट परचेस करी होगी। और कितना परचेस किया होगा बताना, 7,000 का आपने परचेस किया होगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो इन शॉर्ट क्या हमने किया, कुछ नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और इस वे से भी आप लोग वहां पे जा सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मॉड्यूल में ऐसा दिया है तो हम लोग भी ऐसे जाएंगे। तो फिर WDV इन द 2011 कितनी थी हमारी 17,000। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था 1,000, तो मैंने सोचा डेप्री के पहले कितनी अमाउंट थी, तो मैंने वो निकाल लिया कितना 18,000 का फिगर। अब वो 18,000 की फिगर तो आ गई, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ WDV इन 2010। बिगिनिंग में कितना WDV थी, तो 11,000 की WDV थी। बिगिनिंग में कितनी थी 11,000। मैं थोड़ा सा एक दो लाइन छोड़ के लिखता हूँ,
WDV एट बिगिनिंग कितना है बताना 11,000। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे अब यहाँ पे एक फिगर मिल जाएगा? जी हाँ, और वो किस चीज का फिगर रहेगा बताना? असेट एक्वायर्ड बोलो कितना मिलेगा? 7,000 का असेट एक्विजिशन निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? ये जो डेब्री है, ये डेब्री उठा के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में। देखो बहुत ओपन माइंडेड होना पड़ेगा आपको, तो डेब्री वहां पे ऐड होगा। दूसरी बात, ये जो आपने एसेट एक्वायर किए ना, तो बेटा असेट परचेस करना, पैसा जाएगा कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 7,000 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा और ये 1,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। वैसे ही आपको और एक असेट देके रखी गई है, दैट इज व्हीकल्स भी आपको दिए। मुझे एक बात बताओ, व्हीकल्स का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऐसा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12,500। तो WDV क्लोजिंग में कितनी है? 12,500। ओके, उसके अलावा आपको उस पे डेप्रिसिएशन भी देके रखा हुआ है, और उस पे डेप्रिसिएशन कितना है बताना? 2,500। तो मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन के पहले व्हीकल कितने पे दिखाई दे रही होगी? पहले की बात कर रहा हूं, तो पहले तो ज्यादा दिखाई दे रही होगी। कितनी? 15,000 दिखाई दे रही होगी। ओके, अब मुझे बताओ क्लोजिंग WDV ऑफ व्हीकल्स कितना दिया गया है? तो उसके लिए बैलेंस शीट में देखो, तो आप बोलेंगे सर क्लोजिंग WDV तो सिर्फ 8,000 दिया गया है, क्लोजिंग WDV तो 8,000 दिया है। तो क्या अब आप इतने पर से ये बोल दोगे कि 8,000 और 15,000 मतलब इसमें फर्क कितना है बताना? 7,000 का डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे सर ये भी 7,000 परचेस किया गया है, तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर कट एक और बात दी गई है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर सेल डिस्पोजल भी आपको दे के रखा है। आपने व्हीकल बेची हुई है, कितने WDV की व्हीकल बेचे? तो 1,000 के WDV की व्हीकल आपने सेल करी है, ये बात समझ के लेना। और कितने में सेल करी है? 1,700 में सेल करी है। तो इसका मतलब सेम हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि आपका 1,700 में व्हीकल बेचा गया और कितने का व्हीकल? 1,000 का व्हीकल बेचा गया। तो आपको नहीं लगता कि 1,000 की व्हीकल यहां से कम हो जाएगी? हमारा टोटलिटी में 15,000 यहाँ पे आया था बिफोर डेप्रिसिएशन व्हीकल का फिगर, उसमें से हमने 1,000 तो बेच दिया ना, 1,000 के WDV तो बेच दी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल, और वो कितने का डिस्पोजल हुआ? 1,000 का डिस्पोजल हुआ। तो हमारे पास 15,000 की थी बिफोर डेप्रिसिएशन व्हीकल, फिर उसमें से 1,000 की बेची, तो अब बची कितनी? 14,000। बट लास्ट में तो वो बता रहा है कि 8,000 बचा हुआ है, इसका मतलब तुमने एक्वायर कितना किया होगा? 6,000 का एक्वायर किया होगा। ओके, तो हमने 6,000 यहाँ पे उठा के डाल दिया। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है? या इसको आप लोग अकाउंट बना के भी कर सकते थे, मैं बता देता हूँ अकाउंट से। आपकी बिगिनिंग की WDV थी 8,000, तो आप व्हीकल अकाउंट में डेबिट में डाल सकते हो 8,000। फिर आपका डेप्रिसिएशन हुआ है 2,500 का, 2,500, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में जाता है 2,500, तो मैंने डाल दिया। एंड में बैलेंस कितना बता रहा है? 12,500, तो वो 12,500 तो यहाँ पे आता है। फिर आपने सेल आउट किया था, ओके, तो सेल आउट कितने में किया बताना? आपने तो 1,000 में सेल आउट किया था, तो 1,000 में सेल आउट किया, बट कितने के प्रॉफिट पे सेल आउट किया? तो आपने 700 के प्रॉफिट पे सेल आउट किया। तो जनरली हम जितने पे सेल करते हैं उतना क्रेडिट में डालते हैं, 1,700 क्रेडिट में जाएगा, बट क्योंकि प्रॉफिट 700 है तो ये प्रॉफिट 700 डेबिट में डाल देते हैं। ओके, आपने बचपन में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था, तो उसमें आपने ये बात सीखी होगी। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये सारा काम कर देंगे। अब मुझे बताओ,
यहाँ पे तो हमारा सब आ गया, डेब्री आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, और कितने में आपने सेल आउट किया वो सब भी आ गया। देखो ना, 1700 में सेल किया और प्रॉफिट 700 का, एट लास्ट इंपैक्ट 1000 का ही आया, क्योंकि 1700 गए क्रेडिट में, 700 गए डेबिट में, 1000 का ही इंपैक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, ये इतना होने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा ना, वो बैलेंस आपका 6000 का ही आएगा। देख लो आप, ये 15000 और 16700, 16700, ये 16700 में से 8700 गए तो बराबर कितने का बैलेंस बच रहा है? 8000 का बैलेंस बच रहा है। और ये क्या बता रहा हूं, तुम्हारा परचेसेस है। ओके, तुमने जो परचेस किया वो ये 8000 का बैलेंस है। तो आप लोग ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो, आपका आंसर मैच होने लग जाएगा। ओके, तो आई होप सबके दिमाग में जा चुका होगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, ये इतनी बात नोट करो। बच्चों एक मिस्टेक कर ली, अपन ने यहाँ पे 6000 लिख दिया था, तो मेक इट एज 8000। ओके, तो ये 8000 हो गया। तो इन शॉर्ट आप ऐसे अकाउंट बना के करो या स्टेटमेंट फॉर्म में करो, कैसे भी करोगे, योर आंसर विल गेट 10। ओके, तो अब इतना होने के बाद हम लोग अब सीधा आगे बढ़ेंगे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। अब ये जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, ये तो हमको वैसे भी लगेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट, तो इसके लिए मैंने उसको जैसा का वैसा रख दिया। ठीक है, तो चलो अब हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आप किसके बुक्स में कर रहे हो उसका नाम लिख देना। तो सन लिमिटेड, तो प्लीज नोट इट डाउन, सन लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, सन लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, और ये कब का बताना, 31 मार्च 11, 31 मार्च 11। ठीक है, तो तब का आप लोग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमेशा आपका क्या आएगा बताना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ओके, और यहाँ पे कुछ आइटम ऐड होता है, कुछ आइटम लेस होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ पे आएगा कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर तुम्हारे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, यहां से माइनस होगा टैक्सेस पेड, और फिर आपको मिलेगा कैश यूज्ड और जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर यहां पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे सबसे पहले आपको बी में लिखना पड़ेगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, फिर उसके बाद डी में आएगा आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज in cash and cash equivalent। ठीक है, फिर ई में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। फिर एफ में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ओके, तो ये बस आपने क्या बना के रखा है, फॉर्मेट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ प्लेस क्यों खाली रखी है, तो बेटा अपने को दो अकाउंट और वर्किंग नोट में लगेंगे। कौन सा, एक आपको लगने वाला है प्रोविजन फॉर टैक्स,
क्योंकि वहां से हम लोग टैक्स पेड की फिगर निकालने वाले हैं। ओके, तो ये एक अकाउंट में बना रहा हूं और इसको मैं वर्किंग नोट 1 का नाम दूंगा। सेकंड वर्किंग नोट बनेगी आपकी डिविडेंड पेएबल अकाउंट, डिविडेंड पेएबल अकाउंट, ये भी आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। ओके, तो इन दिस वे हम लोग ये सब बनाएंगे और ये वर्किंग तो हमने ऑलरेडी बना के रखी है, तो इसको वर्किंग नोट 3 बोल देंगे। ओके, अब हमको कुछ नहीं करना, बस हमारा सॉल्यूशन हमको निकालते रहना पड़ेगा। ओके, तो अब ये बहुत ही सिंपल काम हो गया, तो चलो हम लोग अब आराम से करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से हुई है 60,000, मतलब तुमने शेयर्स इशू किए होंगे और शेयर इशू करना उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो इक्विटी शेयर का बढ़ना इसका मतलब हुआ तुमने शेयर्स इशू किए होंगे, तो दैट विल बी बिकमिंग योर व्हाट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो ये कितना है बताना, 10,000, और ये 10,000 कैसे आया, 60,000 में से मैंने 50,000 माइनस किया, 50,000 पहले था, 60 बाद में, इसका मतलब मैंने शेयर इशू किया होगा। ओके, उसके बाद रिजर्व मैंने आपको नोट लिखा के दिया है, जब भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट का फिगर दिया तो वो रिजर्व्स को छूना भी मत, छोड़ो उसको। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, तो 2,500 से वो 4,000 हो रहा है, तो बेटा ट्रेड पेबल इज योर वर्किंग कैपिटल का पार्ट, इट इज योर करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती तो उसको इनफ्लो मानना। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताना, ये देखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का था, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ओके, ट्रेड पेबल में जो इंक्रीज होता है उसको आप लोग इनफ्लो मानेंगे। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो हमारा तो इंक्रीज हुआ है 1500 का, तो हमने क्या कर दिया, ट्रेड पेबल का इंक्रीज ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे डाल दिया। ओके, उसके बाद टैक्सेशन, अब ये टैक्सेशन बोले तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इसके लिए हमने सेपरेट यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, इसको कैश फ्लो में कहीं बिठाने की कोशिश मत करो। ओके, हमने उसके लिए वर्किंग नोट बनाई है। तो देखो ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स का 1000, तो मैंने आपको स्पेसिमन में भी बताया प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट में लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये ओपनिंग प्रोविजन आ गई यहाँ पे कितनी 1000 की। उसके बाद आपको वहां पे करंट ईयर का 2011 का भी प्रोविजन दिया है 1500, तो ये क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, तो ये हम लोग कहां पे डालने वाले, ये इधर आएगा, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये टू बैलेंस कैरिड डाउन हमको यहां पे लिखना कितना रहेगा 1500 लिखना पड़ेगा, तो हमने 1500 यहां पे उठा के डाल दिया। आई होप सबके दिमाग में जा रहा होगा। उसके बाद डिविडेंड पेएबल, तो बेटा इसके लिए भी हमने सेम अकाउंट बनाया, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स काम करता वैसे डिविडेंड पेएबल भी काम करता है, तो उठाओ और डालो। ओपनिंग बैलेंस है 1000, तो इधर इसको क्रेडिट बैलेंस था, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, और उसके बाद आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस है 2000, तो यहां पे लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000। ओके, तो ये हमने 2000 यहां पे डाल दिया। देखो आगे क्या है क्या नहीं उसकी गड़बड़ मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लाइन से जा रहा हूं, मेरे को जो लाइन बाय लाइन आइटम मिल रहा, तो मैं सिर्फ सोच रहा कि उसको फॉर्मेट में कहां बिठाऊं, बाकी मैं और कुछ नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद फिक्स असेट WDV पे प्रीमाइसेस 10,000 पहले थी, 10,000 बाद में भी है, इन शॉर्ट प्रीमाइसेस में कुछ चेंज नहीं आया, तो कुछ चेंज नहीं आया तो उसको कैश फ्लो में कई जगह मत देना। उसके बाद फिक्सचर 11,000 से 17,000 हो गए, तो बेटा देखो फिक्सचर को 11,000 भी हमने लिख दिया, 17,000 पे वर्किंग नोट में हमने लिख चुके हैं। ठीक है, व्हीकल
8000 12500, देखो यहाँ पे लिख चुके हैं 12500 और 8000, ये भी आ चुका है। उसके बाद इन्वेंट्री एंड सॉरी उसके पहले है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे वर्किंग बना के यहाँ पे बता देंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट 4 बनाते हैं। वर्किंग नोट 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके, पर्टिकुलर्स, बिगिनिंग और एंड, ओके, बिगिनिंग और एंड। तो ऐसे आप लोग बना रहे। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट रहेंगे। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, बैंक और कैश का बैलेंस। ओके, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम इधर ही डालेंगे। बोलो कितना कितना है, 2000 और 1000, बट ध्यान से 1000 बिगिनिंग का है, 2000 एंड का है, ध्यान से करना, या फिर कॉलम में घुमा देना। ओके, फिर उसके बाद करंट असेट्स, उसके अंदर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 14000 से 17000 हो गई। करंट असेट बढ़ रहा है और जब भी करंट असेट में इंक्रीज हो उसको आउटफ्लो मानेंगे। ओके, तो आप यहां पे लिखना इंक्रीजिंग, हाँ बोलो काय में इंक्रीज हो रहा है आपका इन्वेंट्री, तो आप इसको क्या मानने वाले हो, आउटफ्लो। और आउटफ्लो हमारा कितने का होगा बताना, जितने का इंक्रीज हुआ। 3000 का इंक्रीज हुआ तो 3000 का आप लोग क्या मानने वाले, आउटफ्लो मानने वाले। तो अकॉर्डिंगली हमने 3000 यहाँ पे आउटफ्लो बोल के बता दिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 6000 से 8000 हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेड रिसीवेबल 6000 से 8000 हो रहे तो एक बात तो साफ हो गई, क्या यहाँ पे भी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हो रहा, इंक्रीज इन करंट एसेट होता। तो जब आपका इंक्रीज इन करंट एसेट होता तो तब आपका आउटफ्लो माना जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और ये इंक्रीज कितने का है, 2000 का इंक्रीज है, तो 2000 का यहाँ पे क्या दिखेगा, आउटफ्लो दिखाई देने लग जाएगा। आई होप सबके दिमाग में क्या हो। उसके बाद बैंक और कैश का बैलेंस है 8500 बिगिनिंग में, 6000 एंड में। ये तो कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, बट डायरेक्ट यहाँ पे मत छापना क्योंकि इस बार तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक एंड कैश बैलेंस। तो बिगिनिंग में बैंक एंड कैश कितनी थी, 8500, और बाद में कितनी हो गई, 6000। ओके, तो ये जाके फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खत्म होता है। अब नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, ये हमको लगता है क्या, जी हाँ, देखो फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाओ और डाल दो, कितना है वो 4500। तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आउटर कॉलम में जाने दो 4500, आउटर कॉलम में जाने दो कितना, 4500। फिर यहाँ पे टैक्सेशन मुझे नजर आ रहा है, बट ये टैक्सेशन क्या है, ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है। और प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या होती है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बताओ कितना प्रोविजन हुआ है, 1500 का प्रोविजन हुआ है। तो हमने यहां पर उठा के कितना डाल दिया, 1500 डाल दिया। आई होप सबको दिमाग में गया। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ नहीं करना होता उसका, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मतलब ये करंट ईयर का डिविडेंड है। इसकी एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट। तो डिविडेंड पेएबल के क्रेडिट में जाके बाय पीएनएल लिख देना, और करंट ईयर का कितना डिविडेंड है, 2000। तो हमने 2000 यहां पे डाल दिया। ओके, आप देखो मैं सिर्फ लाइन से जा रहा हूं, मैं दिमाग को तान नहीं लेता, सिर्फ लाइन से जा रहा हूं मैं प्रॉब्लम में, ठीक है।
उसके बाद रिटेन्ड प्रॉफिट 1000 है, तो इसका आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना ही है, क्यूरियोसिटी है, तो बता देता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में देखो, पहले था 4000, फिर हुआ 5000, कितने से बढ़ा? 1000 से बढ़ा। वो 1000 कहां से आया? वो यहां से आया। ये जो रिटेन प्रॉफिट है ना 1000, उसकी वजह से वो 1000 से बढ़ा। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब देखो 1000, 1000 और 2500, मतलब 3500 का डेप्रिसिएशन है, इसको छोड़ना मत। देखो ये आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जरूर आएगा, तो आप यहां पे लिख देना डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। नेट प्रॉफिट अगर डायरेक्ट लोगे तो उसमें तो डेप्री का भी इंपैक्ट आया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताना, उसका इफेक्ट उड़ाने के लिए यहाँ पे इसको ऐड बैक करेंगे। और कितना आएगा? 1000 और 2500 का टोटल, 1000 प्लस 2500, तो ये कितना आ रहा है? 3500। ओके, और सेम वे हमने डेप्रिसिएशन इस वर्किंग नोट में भी कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, मतलब व्हीकल को बेच के पैसा आया। अरे बोलो कितना आया? 1700 आया। तो आपको नहीं लगता व्हीकल बेच के पैसा आ रहा, इट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 1700 का आपको इनफ्लो होगा, तो कहां पे बताओगे बताना? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताओगे। ओके, तो यहां पे लिखना प्रोसीड्स फ्रॉम व्हीकल, प्रोसीड्स फ्रॉम व्हीकल, और ये कितना आ जाएगा? 1700 का प्रोसीड्स हमको मिलेगा। आई होप सबके दिमाग में गया है। और ये 1700 का इंपैक्ट इनडायरेक्टली ही सही, बट यहां पे भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू 1000 थी, मतलब वो कितने की एसेट गई? 1000 की, तो देखो ये 1000 हमने यहां पे लिख दिया है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 700। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा, है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा, जिसका इंपैक्ट किस पे आया होगा? आपके नेट प्रॉफिट पे आया होगा। तो ये नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया, तो यहां से ये प्रॉफिट का इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करोगे? लेस करोगे। ओके, तो आप यहां से क्या करने वाले हो? लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल और 700 यहां से क्या होने वाला है? लेस हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। तो जितना प्रॉब्लम में था अब हमने सारा काम खत्म कर दिया है। ओके, अब क्या काम है हमारा? तो बेटा अब हमारा काम रहेगा ये एक वर्किंग नोट खत्म करते जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। मेरे को एक बात बताओ, ये ओपनिंग प्रोविजन है, करंट ईयर की प्रोविजन है और क्लोजिंग प्रोविजन है। तो यहां से बैलेंसिंग फिगर किसका मिलेगा? टैक्सेस पेड का मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे निकाल कर रख लेते हैं टैक्सेस पेड। तो ये हुआ 2500 और 1500 माइनस कर दिया उसमें से, तो आपको यहां पे मिलने कितने वाले हैं? 1000। तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैंक और यहां पे लिखना टैक्स पेड और कितना है वो? 1000। और सिर्फ लिख के मत बैठना, क्योंकि तुम्हारे टैक्सेस पेड हो गए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। तो अकॉर्डिंगली ये टैक्सेस पेड उठा के आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां पे डाल देना। यहां पर रेफरेंस देना वर्किंग नोट 1 का। ये हम टैक्स का फिगर कहां से ला रहे हैं? वर्किंग नोट 1 से ला रहे हैं। और ये कितना है बताना? 1000। तो 1000 का पे हो रहा है, तो आप यहां पे माइनस करके बता देना। ओके, वैसे डिविडेंड में भी आप अगर देखोगे तो 2000 और 1000 हुआ 3000। ये 3000 में से 2000 माइनस करो, आएगा कितना? 1000। तो इसको भी लिखेंगे टू बैंक और ये होगा डिविडेंड पेड। ये क्या होगा बताना? डिविडेंड पेड। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड पेड हुआ कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सीधा उठा के क्या करना?
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल देना डिविडेंड पेड, और कितना डालोगे 1000। लेकिन याद रखना 1000 जाएगा नेगेटिव में क्योंकि आपने पेमेंट किया है। ओके, ये सब चीजें ध्यान में रखना। अब उसके बाद हमारे पास ये एक वर्किंग थी। ओके, तो इस वर्किंग से ये दो चीजें हमने उठा के ऑपरेटिंग में डाल दिया डेप्रिसिएशन के तौर पे। डिस्पोजल 1700 में हुआ, वो भी आगे इन्वेस्टिंग में, बट यहाँ पे असेट एक्वायर हुई, इसके भी हमने फिगर निकाले। 7000 एंड 8000 की एसेट हमने एक्वायर करी थी। तो मुझे एक बात बताओ, एक्वायर करोगे तो पैसा जाएगा, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप क्या करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वहां से फिगर डाल देना। ओके, एक्विजिशन ऑफ फिक्सचर। ओके, और ये फिगर हम लोग कहां से ला रहे हैं? वर्किंग नोट 3 से ला रहे हैं। एक्विजिशन ऑफ फिक्सचर, बोलो कितने में एक्वायर किया आपने? 7000 में। तो नेगेटिव फिगर बताना। वैसे ही आपने व्हीकल भी एक्वायर किए 8000 में, तो यहां लिख दो एक्विजिशन ऑफ व्हीकल, और ये कितना है बताना? 8000। तो ये 8000 भी आपका कहां पे जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, एक्विजिशन हुआ है, दैट्स फाइन। अब एक लास्ट वर्किंग बची है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसकी टोटल लो और उठा के वहां पे पुट कर दो। टोटल कितनी आएगी? 9500 बिगिनिंग की और 8000 एंड की। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना डालोगे? 9500, और एंड में कितना डालोगे? 8000। ओके, यहां लगा तो वर्किंग नोट 4 का रेफरेंस दे दो। वर्किंग नोट 4 ये हमने यहाँ पे क्या दे दिया? रेफरेंस, और यहाँ पे रेफरेंस वर्किंग नोट 3 का आएगा। ओके, इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द होल प्रॉब्लम हियर। पूरा प्रॉब्लम हमने अब यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, बस टोटलिंग करनी है और देखना है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। 3500 माइनस 700, ओके, ये आता है 2800। अब ये 2800 आप लोग ऐड कर देना 4500 में, तो आपको मिलेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट कम्स टू 7300। अब ये प्लस माइनस करके देखते बाहर कितना जाता है? 5000 माइनस 1500, तो 3500 जाएगा नेगेटिव में। तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स यहाँ पे आ कितना रहा है? तो ये आएगा 3800। अब 3800 में से आप 1000 निकाल दोगे तो ये बचेगा 2800 पॉजिटिव फिगर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये कितना आएगा? 2800। फिर वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे तो 8000 प्लस 7000 माइनस 1700, दैट कम्स टू माइनस, एक सेकेंड, 8000 प्लस 7000 माइनस 1700, दैट कम्स टू 13300, बट इट इज नेगेटिव फिगर। ये नेगेटिव फिगर रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर निकालोगे तो बाहर जाएगा 9000, तो यहां लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब आप अगर इन तीनों की टोटल करके देखो तो मैच तो होना चाहिए। देख लेते क्या हो रहा है। 2800 माइनस 13300 प्लस 9000, दैट कम्स टू 1500, बट वो आ रहा है नेगेटिव में, तो इसका मतलब हमारा 1500 का डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो नेट डिक्रीज हो रहा है 1500 का। तो आप अगर बिगिनिंग में से 1500 माइनस करोगे, मतलब 9500 में से 1500 माइनस करोगे, तो यू विल बी गेटिंग दिस एंड का फिगर, 8000 का फिगर आपके हाथ में आएगा। ओके, इसका मतलब हमने जो ये सॉल्यूशन निकाला, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो यहाँ पे आप खुद को भी चेक कर सकते हो, ये टैली हो गया तो इसका मतलब आपने पूरा काम बराबर कर दिया। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन।